अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। तो नाजरीन, कभी क्या आपने ये बात सोची है कि क्या हो कि अमेरिका और ईरानियन नेवी की आपस में कोई झड़प शुरू हो जाए, कोई क्लैश शुरू हो जाए, दोनों की शिप सामने सामने आ जाती हैं और कई दिनों तक ये मामला चले जाते हैं। और क्या हो अगर ये अपने इलाकों की जंग पाकिस्तानी वाटर्स में ले आए, उसको रोकने के लिए ओबियसली हमारी नेवी बहुत तगड़ी होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा इंडियन पर्सपेक्टिव को देख के सोचते हैं। और मैं ये बात ही क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल आज बात करेंगे दो चीज़ों पर। पहला तो सूडान में जारी बहुत ही ज़्यादा तल्ख सूरत हाल के हवाले से, और वहाँ सरप्राइजिंगली इजिप्ट के मिग 29 को कैप्चर कर लिया गया है। मतलब सूडान में एक पैरामिलिट्री फोर्स और सूडानी आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थी, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है। दूसरी तरफ वहाँ इजिप्शियन मिग 29 थे, वो पकड़े गए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मिग 29 इजिप्ट के वहाँ क्या कर रहे थे, जबकि लड़ाई तो सूडान की और उनकी आरएसएफ जो फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनकी थी। दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान अपनी तीसरी और चौथी तूरुल क्लास फ्रिगेट्स को बहुत जल्द इंडक्ट करने जा रहा है पाकिस्तान नेवी में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 15 अप्रैल को सूडानी आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसे आरएसएफ कहा जाता है, ये आरएसएफ बुनियादी तौर पर सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स जैसे पाकिस्तान में रेंजर्स है, एलीट फोर्स है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी है, इंडिया में बीएसएफ है, और उस तरह की मुख्तलिफ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। सेम आरएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है सूडान की। इसने सूडानी आर्मी के खिलाफ हल्ला बोल दिया, एक पूरी वॉर का ऐलान कर दिया 15 अप्रैल को। होता फिर क्या है कि दोनों में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, दोनों के जो फाइटर्स हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं और पूरे के पूरे सूडान में तबाही मच जाती है। जो बहुत ज़्यादा जंग हुई या बैटल की सिचुएशन थी, वो खार्तूम के एरिया में थी, जो कि दारुल हुकूमत है सूडान का। उसके अलावा जबल औलिया है। जबल औलिया बुनियादी तौर पर साउथ वेस्टर्न एक इलाका है और यहाँ सोबा एयरबेस मौजूद है। इसके अलावा ईस्टर्न पोर्ट साइड्स पर भी बहुत ज़्यादा जंग जारी रही। इसी दौरान 15 अप्रैल को बहुत ही अजीब एक वाक़या सामने आया कि मिरोवे एयरबेस, जो कि खरतूम के करीबी एक इलाका है, इसके नॉर्दर्न साइड पर, वहाँ मिग 29 मौजूद थे इजिप्शियन एयरफोर्स के, मिस्र के 3 से 5 मिग 29 मौजूद थे, और वहाँ आरएसएफ अपना कब्जा कर लेती है। सिर्फ मिस्र के मिग 29 ही नहीं पकड़े जाते, बल्कि मिस्री फौज के यानी कि इजिप्शियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स को भी वो जिंदा पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, जिनकी तस्वीर आप सामने देख भी सकते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इजिप्ट के मिग 29 सूडान में क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अक्टूबर 2021 में, यानी कि आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, ये बायलैटरल एक्सरसाइजेज के लिए सूडान आए थे, और 1.5 सालों से इसी मुल्क में। और दूसरा, इसी एयरबेस पर इजिप्शियन आर्मी के लोग क्या कर रहे हैं, हालांकि मुल्क सूडान का है। और आप भी जानते हैं कि कोई भी अगर एयर एक्सरसाइज होती है वो मैक्सिमम कुछ हफ्ते जारी रहती है, उसके बाद फाइटर जेट्स अगर कोई दूसरी कंट्री लेकर आई है तो वो वापस ले जाती है अपनी कंसाइनमेंट। लेकिन इजिप्शियन एयरफोर्स के फाइटर जेट और इजिप्शियन एयरफोर्स की आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स यहाँ 1.5 साल से मौजूद थे। बेसिकली अगर आप सूडान को देखें तो यहाँ जो ज़्यादा होल्ड आपको नज़र आएगा वो चाइना और रशिया का है, और इजिप्ट पर जो ज़्यादा होल्ड नज़र आएगा वो अमेरिका का है। उसके अलावा सूडान एक वक्त में इजिप्ट के अंडर रहा है। ये लेट 19th सेंचुरी की बात है। उस वक्त इजिप्ट का कब्जा होता था सूडान पर। फिर उसके बाद 1956 से पहले ये ओटोमन एम्पायर के अंडर चला गया। मोहम्मद अली उस वक्त के गवर्नर होते थे यहाँ के। 1956 में ये आज़ाद हो गया था। इजिप्ट बुनियादी तौर पर जो दरियाए नील है उसके पानियों पर टोटल अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि इथोपिया ने एक रेनेसेंस डैम बनाया है। उस रेनेसेंस डैम की वजह से सूडान का एक लिहाज से फ़ायदा ये हो जाता है कि उन्हें सस्ती बिजली मिल जाती है, लेकिन इजिप्ट को घाटा होता है। अब इजिप्ट इनडायरेक्टली सूडान को यूज़ करना चाहता है इथोपिया के खिलाफ, और दूसरा अमेरिकन प्रेशर भी है कि किसी तरह सूडान को चाइनीज़ और रशियन साइड से हटाकर अमेरिकन साइड पर लेकर आया जाए। आप यहाँ इजिप्ट को अमेरिका का गुलाम या सूडान को चाइना और रशिया का गुलाम नहीं कह सकते। हाँ, एलाइज कह सकते हैं। जैसे हम चाइना के एलाइज हैं, हमारे कई मामलात में मफादात अमेरिका के साथ भी होते हैं, कई मामलात में मफादात रशिया के साथ भी होते हैं। सेम चीज़ सूडान और इजिप्ट के साथ भी है। बहरहाल ये मिग 29 भी कैप्चर कर लिए गए हैं इजिप्शियन एयरफोर्स के, और इजिप्शियन आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को भी कैप्चर कर लिया गया है। आरएसएफ जो कि रिबिलियन पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी तरफ से इजिप्ट की हुकूमत से राब्ते जारी हैं, और कहा जा रहा है कि इनको सेफली एग्जिट दे दिया जाएगा। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये अभी तक तनाज़ात जारी हैं। इनमें सूडानी एयरफोर्स के मिग 29, उनके A5 बॉम्बर ने बहुत ही
हैवी बॉम्बिंग की है और आरएसएफ ने भी बहुत ज़्यादा टक्कर का जवाब दिया है सूडानी आर्मी को। सूडानी आर्मी के T-72 T-54 टैंक्स हमें मैदान में नज़र आते हैं। इस पर मैं अपने दूसरे चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम इसके सारी डिटेल्स को देखेंगे और इसकी काफ़ी एक्सक्लूसिव चीज़ें भी हैं जिस पर हम बात करेंगे। आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और उसके अलावा कमेंट में भी पिन किया हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के हवाले से। पाकिस्तान नेवी का रोल दिन ब दिन बहुत अहम होता जा रहा है। जैसे कि आजकल हम पाकिस्तान एयरफोर्स या इंडियन एयरफोर्स या दुनिया की किसी भी एयरफोर्स की बात करते हैं कि एक डिसेसिव फैक्टर होता है आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ का। उसी तरह आने वाले वक्त में आप नेवल फोर्सेस की अहमियत बहुत ज़्यादा देखेंगे, जबकि जो लैंड फोर्सेस हैं, आर्मी जिसे हम कहते हैं, उनकी अहमियत को आप आने वाले वक्त में कम होता हुआ देखेंगे। तो रिपोर्टेडली पाकिस्तान नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी बहुत जल्द जो 3rd और 4th शिप है टाइप 54 फ्रिगेट या पाकिस्तान जिन्हें तुगरुल क्लास फ्रिगेट कहता है, उनको कमीशन कर लिया जाएगा ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी में। ये काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि इससे पहले तुगरुल क्लास शिप पहली 2 हमारे पास मौजूद है, PNS तुगरुल, PNS तैमूर, और जो 3rd होगी, तीसरी उसका नाम PNS टीपू सुल्तान और चौथी का नाम PNS शाहजहान होगा। जो 3rd और 4th तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स हैं ये 3 अगस्त और दूसरी 23 दिसंबर 2021 में लॉन्च कर दी गई थी। इनके सी ट्रायल जारी थे और इससे पहले इसकी कुछ वीडियोस आई थी जिन पर तमाम चीज़ें इन पर इंटीग्रेट हो चुकी हैं सिवाय C-302 सुपरसोनिक मिसाइल्स के, और मैंने कहा था कि बहुत जल्द वो भी नस्ब कर दिए जाएंगे। एंटीशिप मिसाइल्स नस्ब कर दिए गए हैं और अब बहुत जल्द इनके सी ट्रायल्स जो कि अपने आखिरी मरहल में हैं वो भी पूरे कर दिए जाएंगे और दोनों को एक साथ पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट किया जाएगा। ये हमारी पहली वो शिप्स होंगी जिन पर सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि हमारे एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की वजह से और अपने लॉन्ग रेंज 3 डायमेंशनल ऐसा रेडार्स की वजह से ये पाकिस्तान नेवी का अब तक का सबसे बेस्ट इक्विपमेंट समझा जाता है। नेवल फोर्सेस बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि अब होता क्या है कि जैसे अमेरिका और ईरान या इजराइल आपस में लड़ रहे हैं तो उनका बैटलफील्ड सीरिया और इराक होता है। मतलब वो अपने मुल्कों में नहीं लड़ते वो दूसरे मुल्कों में जाके हैं। सेम एज नेटो अगर इनडायरेक्टली रशिया से जंग लड़ रहा है तो वो अपने मुल्कों में नहीं लड़ रहा बल्कि यूक्रेन में लड़ रहा है। यूक्रेन को वो असला प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका अपना असला बैटल टेस्टेड का खिताब हासिल कर रहा है और जंग लड़ रहे हैं वो रशिया के खिलाफ। सेम एज बहुत ज़्यादा तलखी बढ़ती जा रही है अमेरिका के दरमियान और ईरान के दरमियान दिन ब दिन। और दूसरी तरफ आपको आए दिन ये भी इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे नेवल शिप्स के हवाले से कि कहीं अगर ईरानी नेवल शिप है उसने अपने आप को रेड अलर्ट पर रखा हुआ है, उस पर कामिकाजी ड्रोन्स हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन फ्लीट्स की शिप लगातार इन एरियाज़ में जिसे हम गल्फ ऑफ पर्शिया या जिसे खलीज फारस कहते हैं यहाँ मौजूद है। अब अमेरिकन शिप जिन जगह से निकलती हैं वो जाहिर बात है अरब कंट्रीज़ हैं और अरब कंट्रीज़ भी अब इनका नासका बंद कर रहे हैं अमेरिका का। यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ ये हैं जिसको इंटरनेशनल मुख्तलिफ एनालिस्ट ये बात करते हैं कि अमेरिका इस तमाम गड़बड़ाहट में फ्रस्ट्रेट होकर कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि जिससे चीज़ें एस्केलेट हो जाएं और हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो तलखी बड़े नेवल फोर्सेस में या नेवल शिप्स में इनको वो पाकिस्तानी साइड पर घसीट कर ले आएँ। मतलब लड़ाई इन दोनों की होगी और लेकर वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे और ओबियसली उससे हमारे पानियों में ये ख़तरा आएगा, जो हमारी तिजारत है या हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है और हमारी नेवल फोर्सेस पर उसका असर पड़ेगा। उसके लिए हमारी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हम अपनी कैपेसिटी में इंडिया को हर लिहाज से टक्कर देते हैं। आइदर वो हमारी एंटी एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी हो, हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, यानी कि बाबर क्रूज मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सबमरीन के थ्रू जो फायर किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे हरबा क्रूज मिसाइल जो कि स्टेल्थ फीचर्स के हामिल हैं, सबसोनिक मिसाइल्स हैं और हाई प्रिसीशन के साथ आते हैं। या हम बात करें अपकमिंग P-2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल की जो कि पाकिस्तान नेवी बना चुकी है और बहुत जल्द ये पाकिस्तान की आपको बाबर क्लास कॉर्वेट्स पर नज़र आएगा। और उसके अलावा जो OPV-2600 हमारी कॉर्वेट्स या ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स होने वाली हैं उन पर भी P-2A2 मिसाइल लगा हुआ नस्ब होगा जो कि हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ का हामिल है। सेम एज जो तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स हैं LY-80N 70 किलोमीटर रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ लेस हैं जो कि इंडियन बर्क 8 मिसाइल से कंपेरेबल है। दूसरा इनमें C-302 मिसाइल है जो कि ब्राह्मस मिसाइल्स का कैपेबल है और ये सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करता है 3 to 4 मैक, जो कि इसके एल्टीट्यूड और मुख्तलिफ सिचुएशनल पैरामीटर्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।